पर सीमा पर अगर फिर इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक तबका है जो नहीं चाहता कि भाई इस तरह के संबंध अच्छे हों। उनको समझ आ जाएगा कि सरकार के समय क्या व्यवहार करना, वो पता चल जाएगा। अच्छा मोदी जी, कुछ एक बार फिर थोड़े से राजनीतिक मसलों पर आता हूं। आप अक्सर प्रधानमंत्री की जो चुप्पी है उसको लेकर आपने कई बार तंज किए हैं, कई बार उसको लेकर आपने उन पर हमला किया है, लेकिन बहुत से देश के लोगों को लगता है कि कई मसलों पर आप हमेशा बोलते हैं, लेकिन कई मसलों पर आपकी चुप्पी भी बड़ी खलती है लोगों को। एक उदाहरण दे दूं, आप गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी उसमें जुड़े रहे, लेकिन क्रिकेट पे इतना बड़ा कलंक लगा, इसमें ये बात हुई कि क्रिकेट में फिक्सिंग होती है, लोगों ने कहा क्रिकेट को साफ करने की ज़रूरत है। आपकी ओर से कोई बयान नहीं आया? कोई नहीं, दो अलग चीज़ें हैं। अगर प्रधानमंत्री का मौन रहने का मेरा विषय है, तो प्रधानमंत्री जिस काम को देख रहे हैं उसी के संबंध में है। प्रधानमंत्री ने, मैंने कभी ये नहीं पूछा क्रिकेट के संबंध में प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहिए, बोलो, पूछा है क्या? अगर मैंने ये पूछा तो मुझे जवाब देना चाहिए। और इसलिए हमने कभी प्रधानमंत्री के उन विषयों पर घसीटने के लिए नहीं, जो सीधा सीधा प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है हम उसी के संबंध में चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कहें। गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते मैं जनता को जवाबदेह हूँ। गुजरात सरकार से संबंधित कोई भी बात है मैं जवाबदेह हूँ। क्रिकेट में भी अगर गुजरात में कोई घटना घटी है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, मुझे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। लेकिन काजी दुबले क्यों, सारे गांव की फिक्र, ये मेरा कैरेक्टर नहीं। पर राष्ट्रीय एक बात हो गई थी, एक मुद्दा राष्ट्रीय बन गया था, लोगों ने कहा क्रिकेट में इस तरह की चीज़ हो रही है। आप क्योंकि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े रहे, तमाम एसोसिएशन अपनी बात रख रही थी, तो मोदी जी को भी कहना चाहिए था कि भी क्रिकेट की सफाई होनी चाहिए। नहीं, वो तो मैं पहले ही कह चुका हूँ जी, वो तो पहले ही कह चुका। लेकिन जो फॉरम है उस फॉरम में मैंने सब बताया है। मैं डिसिप्लिन में विश्वास करता हूँ, डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्वास करता हूँ। क्रिकेट एसोसिएशन का भी इंटरनल मैकेनिज्म है, वहाँ मैंने अपनी बात बड़े दम से रखी हुई है। आपने रखी है बात, बिल्कुल। और पॉलिटिकल पार्टियों को आरटीए में आए, ऐसा केंद्रीय सूचना आयोग का आदेश आया, उस पर भी आप एक पॉलिटिकल लीडर हैं, एक प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा कि नहीं आना चाहिए, उस पर भी मोदी जी क्या सोचते हैं लोगों को? हाँ, नहीं, हम लोगों ने ये कहा कि इस विषय को सभी दलों ने मिल करके बैठ करके, इलेक्शन कमीशन सबने मिल करके चर्चा करके उसमें से चीज़ों को निकालना चाहिए, थोपना नहीं चाहिए। इसमें हम ओपन हैं, हमारी पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने केंद्र और राज्य सरकारों के अच्छे संबंध की बात की, कहा कि आप मुख्यमंत्री एक टीम की तरह काम करना चाहिए, लेकिन मुजफ्फरनगर जब दंगे हुए थे और उसके बाद नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग प्रधानमंत्री ने बुलाई थी, एक महत्वपूर्ण मसला था, आप बायकॉट कर गए, आप आए नहीं। जब आप मुख्यमंत्री होके आपने सहयोग नहीं किया, फिर आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि बाकी देश भी इस तरह से? बायकॉट शब्द मतलब आप उसमें शामिल नहीं हुए, तो बायकॉट नहीं कहूँगा अगर मैं, पर आप शामिल नहीं हुए उसमें। देखिए, मर्यादा तोड़िए मत। मैं एक भारत के संविधान से बंधा हुआ इंसान हूँ, और ऐसी भाषा, ऐसा प्रयोग नरेंद्र मोदी सोच ही नहीं सकता। पर आप शामिल नहीं हुए, पहली बात है, सोच ही नहीं सकता। दूसरी बात है, वो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग नहीं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग नहीं थी, आपको पता होना चाहिए। एक ऐसा फोरम है जिसमें 1200-1500 लोग इकट्ठे होते हैं और दो मिनट भाषण करते हैं, और उसमें मेरी पार्टी के लोग गए थे। उसमें कोई मुख्यमंत्री एजेंट नहीं होता है, कई मुख्यमंत्री नहीं आए थे। दूसरी बात है, वहाँ क्या निकाला है जरा लाओ पहले एक बार, देश को क्या मिला, चर्चा ये होनी चाहिए। मैं चाहता दूरदर्शन में इतना दम होना चाहिए था कि उस मीटिंग से देश की एकता को बल मिले। ऐसा कौन सा काम करके निकले आप लोग, जवाब वो देना चाहिए। और लोग नहीं आए तो जितने नहीं आए उन सब की चर्चा करो। इस प्रकार के गंदे आरोप लगाना शोभा नहीं देता है, और दूरदर्शन को बिल्कुल शोभा नहीं देता है। हाँ, व्यस्तता ही रहती है। अच्छा, उन्होंने वो मीटिंग, मेरी डिटेल मेरी जानकारी, शायद 4-6 दिन के अंदर अंदर बुला ली थी। बहुत जल्दी बुला, और पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए कही थी। तो ये तरीके, इतने बड़े फोरम का उपयोग, देश की एकता की चर्चाएं ऐसे चलते चलते नहीं होती है। और ऐसे 1200-1500 सारे दुनिया भर के लोगों को इकट्ठा करके आप करोगे तो कुछ नहीं होता है। कॉन्क्रीट सीरियस मीटिंगें होनी जरूरी होती है, कुछ और वो उन्होंने खो दिया है। कुछ आखिरी फटाफट सवाल जल्दी से करना चाहूँगा। आप आरएसएस का प्रचार रख रहे हैं, पूरे देश भर में आपने भ्रमण किया, इस बार आप करीब 400 जिलों तक पहुंच गए हैं, रोज़ 1000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। आपको लगता है पूरे देश में एक कोई मॉडल या एक कोई चीज़ हो सकती है जो आप करना चाहते हैं प्रधानमंत्री बनके, कि आपको लगता है कि भाई ये मेरे दिल के करीब है, ये देश के लिए करना है, और साथ साथ ये भी कि क्या कोई एक मॉडल पूरे देश के लिए हो सकता है? देखिए भाई, मैं शायद हिंदुस्तान में मैं अकेला राजनेता ऐसा हूं, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कोई हो तो मुझे मालूम नहीं।
जो पिछले 40 वर्ष एक परिव्राजक की तरह जी भ्रमण कर रहा है। हिंदुस्तान में 400 से अधिक जिलों में कोई इंसान गया हो, रात रुका हो, उन जिले के लोगों से बातें की हो, ऐसा शायद ही आपको कोई राजनेता मिलेगा। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं हिंदुस्तान से 400 के अधिक जिलों में रात्रि मुकाम करने का मुझे सौभाग्य मिला है, लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला है। ये चुनाव के लिए मैं दौरा कर रहा हूँ वो तो कुछ नहीं है, मैंने इतना भ्रमण किया है। मैं महीनों तक रात को ट्रेन में सोने वाला इंसान रहा हूँ, सुबह उठना, काम करना, रात को फिर ट्रेन में सोना। तो मेरी ज़िंदगी तो एक मजदूर की ज़िंदगी है, भाई मजदूर की तरह ही जिया हूँ। आज भी मजदूर की तरह ही मुख्यमंत्री का काम करता हूँ, आज भी मजदूर की तरह भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का काम दिया है उम्मीदवार का, वो भी मैं मजदूर की तरह ही करता हूँ। और आगे वाले दिनों में भी जब तक ये शरीर मदद करें, मजदूर की तरह ही जीना है। और हिंदुस्तान का मजदूर नंबर 1 कहलाने का मुझे आनंद होगा, मुझे आनंद होगा। यानी उसके बाद हो सकता है एक फिल्म बनाए जो कि बनती रहती है, हीरो नंबर 1, ये तो मजदूर नंबर 1, जिसमें वो फिल्म वाला तो नहीं बनाएगी क्योंकि उनकी रोजी रोटी मेरे काम नहीं चलेगी। जी, बनारस में जब आपका पर्चा दाखिल करने गए, जो अब रोड शो निकला, उसको लेकर देश में अभी भी बहस हो रही है, लोग उसके अर्थ निकाल रहे हैं, क्या उसके मतलब हैं। अमित शाह साहब ने कहा कि ये सुनामी बताता है कि देश में, उत्तर प्रदेश में सुनामी आ गई है, मोदी लहर नहीं है। आपने क्या आकलन किया, क्यों बनारस का व्यक्ति निकला ऐसे इस तरह का? अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा। सुनामी का अर्थ हमारे कांग्रेस के मित्रों ने निकाला है कि सुनामी से विनाश होता है। मैं उनके इन शब्दों के लिए उनके मुंह में घी शक्कर, ये हकीकत है, इस सुनामी से विनाश ही होने वाला है। कांग्रेस का विनाश होने वाला है, बुराइयों का विनाश होने वाला है, बैड गवर्नेंस का विनाश होने वाला है, भ्रष्टाचारी परंपराओं का विनाश होने वाला है। जितनी बुराइयां हैं उसके विनाश के लिए ही ये सुनामी आई है। और इसलिए कांग्रेस के नेता कहते हैं कि सुनामी विनाश लाती है, पक्का ये दुष्ट शक्तियों के विनाश का ही ये सुनामी है। तो आपने आकलन कैसे किया जो उस दिन के, अब आपने जब तस्वीरें देखी? ऐसा है, आकलन मैं नहीं मानता हूँ किसी को करना पड़े ऐसी स्थिति है। नज़ारा देखते ही पता चलता है, उसके लिए कोई बहुत बड़ा दिमाग अप्लाई नहीं करना पड़ता है, कोई लेबोरेटरी टेस्ट नहीं करना पड़ता है। अगर मैंने बड़ौदा में भी तो नामांकन किया था, उस दिन भी रोड शो हुआ था, लेकिन इस हिंदुस्तान के किसी कांग्रेसी नेता की नींद खराब नहीं हुई थी। बनारस में नींद खराब हो गई। तो प्रॉब्लम वो क्या था वो नहीं है, इनका क्या है वो है। चलिए बहुत हो गया भाई। एक छोटे छोटे आखिरी सवाल कि भाई आपने जैसे अभी हाल में कहा, बनारस की जिक्र चला, आपने कहा कि भाई जब हीटेड एक्सचेंज होते हैं इलेक्शंस में तो बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं, आरोप लग जाते हैं। तो आपने अरविंद केजरीवाल साहब आपके खिलाफ लड़ गए, आपने एक बार उनको कहा जम्मू में जाके कि वो पाकिस्तान के एजेंट है, वो भी एक हीटेड एक्सचेंज में निकली बात थी या फिर? आप इस मेरे शब्द ढूंढ के निकालिए। मीडिया में इस तरह का आया सारा कि AK-49 मीडिया में आप लोग हैं ना, आप लोग हैं ना जी, मेरे आपके पास क्लिपिंग है ना, पूरा निकाल दीजिए, पूरा निकाल दीजिए। मैं क्या बचाव करूं अपना, लेकिन आप लोगों को जिम्मेवारी है क्या? मैंने तो उसके बाद एक शब्द बोला नहीं। जी जी। मैंने क्या कहा कि ये जो हो रहा है उससे पाकिस्तान क्यों खुश हो रहा है, मेरा सवाल है ये। AK-47, AK-49 एंड हमारे एंटोनी, तीन को पाकिस्तान क्यों ना? मैंने कहा आप पार्टी के एक नेता वकील हैं बड़े, उन्होंने जो यहाँ भाषा बोली, पाकिस्तान में मिठाई बांटी गई, ये क्या है? मेरे सवाल है। और जो एजेंट शब्द जिससे जुड़ा है वो प्लेबिसाइट की जिन्होंने बात की उसके संबंध में जुड़ा है। इसलिए हाँ, आपने फायदा उठाया, ठीक है, न्यूज़ ट्रेडर को अपना काम है, और मैं इससे परेशान नहीं हूँ, जरा भी परेशान नहीं हूँ। एक चलते चलते एक आखिरी चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। कहते हैं कि मोदी जी को पंच बहुत पसंद है, पॉलिटिकल पंच मारते हैं, वो चुनाव में पंच मारते हैं। आपके एक मित्र से मुझे पता चला आपको जो आइसक्रीम पसंद है वो भी पाइनएप्पल पंच है, उसमें भी पंच आप ढूंढ लिया आपने। देखिए, पहली बात है कि मैं पिछले 14 साल से
रोज इतनी मेरी पिटाई होती है, रोज मैंने इतने पंच खाए हैं जी, और इसलिए शायद हिंदुस्तान की राजनीति में इतना जुल्म न्यूज़ ट्रेडर्स के द्वारा झूठ फैलाने वाला लोग कभी नहीं हुआ होगा, कभी नहीं हुआ होगा। मैं हैरान हूँ, मैं गुजरात जो दूरदर्शन को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, उस दूरदर्शन ने मुख्यमंत्री को ब्लैकआउट करके रखा हुआ है। इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? और यही लोग, आपकी ये सारी टोली ब्लैकआउट करके रखा हुआ है। उसके बाद भी इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी मेरे इतने काम में भी आपको 1 घंटा भी दे रहा हूँ, जस्ट उसके नाम आपके लोकतंत्र के बहुत लिए। बहुत ये तौर तरीके हैं क्या लोकतंत्र के? ये तौर तरीके हैं क्या? दूरदर्शन जो कि हिंदुस्तान की जनता के पैसों से चलता है, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री को ब्लैकआउट कर दे, उसके बाद भी एक शब्द बोला नहीं। पर सोशल मीडिया पे आप छाए रहते हैं। मैं एक चीज़ नोट करी कि सोशल मीडिया पे बड़े नेता, उनके फॉलोअर तो लाखों होते हैं, लेकिन वो नहीं फॉलो करते। मैं देख रहा आप 1000 लोगों को फॉलो कर रहे हैं, जो कि पहली बात है, सोशल मीडिया मैं नहीं चलाता हूँ जी, वो समाज के लोग चलाते हैं, नौजवान चलाते हैं। उनको पसंद आता है वो अपना उस दिशा में ले जाते हैं, पसंद नहीं आए दूसरी तरफ ले जाते हैं। लेकिन मेरी जिम्मेवारी बनती है देश की युवा जनरेशन से जुड़ना, युवा जनरेशन को समझना, उनके मन को समझने के लिए, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के नाते कनेक्ट होने के लिए सोशल मीडिया की ताकत है। मैं अपनी बात ज़्यादा बताने के लिए उसका उपयोग कम करता हूँ, औरों की सुनने के लिए उसका उपयोग मैं बहुत करता हूँ। इसलिए आप फॉलो करते हैं 1000 लोगों को? बिल्कुल मैं करता हूँ, लेकिन ये भी दुर्भाग्य है कि मैं अगर जब किसी को फॉलो करता हूँ तो मुझे कोई उसकी पूरी बायोग्राफी मालूम नहीं होती है, उसकी जन्मपत्री मालूम नहीं होती है। एक आध ऐसा नाम आ जाए और मेरा फॉलो मैं चला जाऊं तो मुझ पे गालियां पड़ती, मैं हैरान हूं। अगर मान लीजिए कोई एक बुरा सा बुरा व्यक्ति भी है, और मान लीजिए मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से कहीं जुड़ गया, उससे जुड़ गया, मैं उसको क्या एंडोर्स नहीं करता हूं भाई। मुझे बुरे व्यक्ति के भी विचार तो सुनने पड़ेंगे ना भाई, क्या सोचता है वो। लेकिन हमारे, मुझे याद है किसी के, मेरा फॉलोअर था, क्या मेरे पर इतनी गालियां पड़ी, ऐसे आदमी को मोदी फॉलो करते हैं, मुद्दा उसको मैं फॉलो करना। अरे भाई वो भी एक इंसान है, हिंदुस्तान का नागरिक है, उसके दुख दर्द है, कुछ कहता है तो मैं समझू तो सही। इतनी अगर हम उदारता नहीं बरतेंगे तो भैया सोशल मीडिया को भी हम तबाह कर देंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मोदी जी, आपने इतना समय दिया। दूरदर्शन के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत